आज विद्यार्थियों अपन जिस बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे वह क्लास 10 को लेकर के गणित विषय से संबंधित जो वर्कबुक होती है उस वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 1 है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उस वर्कशीट नंबर 1 से संबंधित जो 14 प्रश्न है उन 14 प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा है वह करेंगे। और चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है अपना कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। यानी अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए अ, ब, स और द, इनमें से अपने को ये निर्धारण करना है कि कौन सी है वो एक संख्या है वो आपकी अभाज्य संख्या है, और 3 संख्या जो शेष होगी वो विद्यार्थियों कैसी संख्या होगी, वह अभाज्य संख्या ना होकर के भाज्य संख्या हो सकती है या फिर अदर संख्या भी हो सकती है। तो अपन पहले बात करेंगे वो अभाज्य संख्या क्या है। जब अपने को अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होगी तो ही अपन अभाज्य, इसमें से इन चारों में से कौन सी संख्या है वो अभाज्य संख्या है उसका निर्धारण वो कर पाएंगे। तो चलते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, जब अभाज्य संख्या की बात आती है तो अपन अभाज्य संख्या किसको कहेंगे कि वह संख्या या ऐसी संख्या जिसमें, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें एक व सवय संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या वे संख्याएं होगी जिसमें एक तो खुद उस संख्या का और एक का, उसके अलावा अगर किसी का भाग पूरा नहीं जाता है तो वो संख्या होती है वो आपकी एक अभाज्य संख्या होती है। अब हम देखते हैं, जैसे अपन ने सबसे पहले लिया बच्चों 29 लेते हैं। क्या लेते हैं 29। जब 29 की बात करते हैं तो 29 में एक तो एक का भाग पूरा जा रहा है, एक 29 के अंदर किसका भाग जाएगा, सिर्फ 29 का ही जाएगा। यानी 29 के अलावा, यानी 29 के अंदर एक तो एक का भाग जा रहा है और एक किसका भाग, एक 29 खुद संख्या का ही भाग जा रहा है और किसी भी संख्या का 29 के अंदर पूरा भाग जाएगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जो 29 है वो एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब 29 अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि 29 में एक तो एक का भाग जा रहा है, एक 29 खुद का ही भाग जा रहा है और किसी का भाग जाता नहीं। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा भी यही है, क्या है कि वे से ऐसी संख्या है जिसमें एक व सवय संख्या के अलावा और किसी संख्या का भाग पूरा नहीं जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो अपन ने 29 लिया, 29 में एक तो एक का भाग पूरा जा रहा है, एक 29 का ही भाग जाता और किसी का भाग पूरा जाता नहीं। तो इसका मतलब 29 है वो अपनी एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या। तो अपना पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो बच्चों क्या है, 29 है। क्यों, क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है। अपने को किसके बारे में पता करना था कि इनमें से जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो एक अभाज्य संख्या है। जैसे अपन बात करते हैं अगला 25 की कि 25 अभाज्य संख्या है या नहीं। जब मैं 25 की बात करता हूँ तो विद्यार्थियों देखिए 25 में एक का भी भाग जाता है, 25 में 5 का भी भाग जाता है और 25 में 25 का भी भाग जाता है। इसका मतलब जो अभाज्य संख्या होने के लिए जो शर्त होती है वो उस शर्त का ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक 5 का भाग और जा रहा है, एक और 25 का भाग पूरा जाता 25, यानी या एक का भी भाग 25 में पूरा जा रहा है और 25 का भी 25 में पूरा जा रहा है और इसके साथ में 5 का भी भाग 25 में पूरा जा रहा है। तो एक और 25 के अलावा एक और संख्या हो गई, यानी एक और संख्या हो गई कौन सी, 5, और जो उसका भाग भी 25 में जाता है, इसलिए 25 एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये अपना गलत। दूसरी बात है, लिखा हुआ है अपने पास 16 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ विद्यार्थियों, 16 लिखा हुआ। जब मैं 16 की बात करता हूँ तो 16 के अंदर किस किस का भाग पूरा 2 का भी भाग पूरा जाता है,
4 का भी भाग जाता है इसमें पूरा पूरा, और 8 का भी भाग इसमें पूरा पूरा जाता है, और 16 में 16 का भी भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसका मतलब जो 16 है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है, और 16 का भी भाग जा रहा है, और साथ में इसमें 1 का भी भाग जा रहा है। तो इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अगली अपन बात करते हैं, जैसे 15 की बात करते हैं। जब मैं 15 की बात करता हूँ तो 15 में 3 का भी भाग जा रहा है, 15 में 5 का भी भाग जा रहा है, और 15 के अंदर 15 का भी भाग जा रहा है, और 15 में 1 का भी भाग जा रहा है। तो इसका मतलब अपना ये होगा कि 15 है वो आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं, कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो अपन पहले प्रश्न में अपने को अभाज्य संख्या के बारे में निर्धारण करना था, जिसमें अपन ने देखा कि 29 है वो आपका एक अभाज्य संख्या है, और दूसरी सारी की सारी जो संख्या है वो सभी संख्या विद्यार्थियों की ऐसी संख्या है, भाज्य संख्याएं है। तो इसका अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 29, यानी ऑप्शन नंबर अ है वो इसका सही है। और ऑप्शन नंबर अ में जो 29 दिया हुआ है वो 29 एक भाज्य संख्या है। 25, 16 और 15 है वो आपकी 29 है वो आपकी एक अभाज्य संख्या है, और 25 है, 16 है और 15 है वो आपकी कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं है। अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं। जब बात हो रही है ये निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी कैसी संख्या नहीं है बच्चों? अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या है वो आपकी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अपने को 4 संख्या दी हुई है, अ पे अंडर के 10 है, ब पे अंडर के 24 है, और स पे अंडर के 35 है, और द पे अंडर के 25 है। और अपने को निर्धारण ये करना है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो अपनी कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या की बात आती है तो परिमेय संख्या अपन किसे कहते हैं? जब परिमेय संख्या के बारे में अपने को जानकारी नहीं है तो अपन ये निर्धारण नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है और इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं। जब मैं परिमेय संख्या की बात करता हूँ विद्यार्थियों, तो परिमेय संख्या उससे कहते हैं कि जब किसी भी संख्या को अपन या अंश और हर के रूप में लिखे। किसके रूप में लिखे? अंश या हर के रूप में लिख सकते हो। और जहाँ अंश और हर दोनों हमेशा क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, और हर का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। उसे अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। या इसको इस प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी संख्या को p और q के रूप में लिखना, और जहाँ पर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। या मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूँ पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में। किसी भी संख्या को किस रूप में लिखना? पूर्णांक बटा पूर्णांक। किसी भी संख्या को पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिखना क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। तो अपने को ये निर्धारण करना है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी परिमेय संख्या नहीं। जैसे मैं रूट 10 की बात करता हूँ विद्यार्थियों, तो रूट 10 के गुणनखंड करते होता है रूट का 2 गुणा रूट का 5। अब रूट 2 और रूट 5 दोनों किस प्रकार की है? जब इनको रूट 2 और रूट 5 को मैं हल करूँगा तो ये दोनों ही किस प्रकार की संख्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। रूट 2 और रूट 5 दोनों किस प्रकार की संख्या होती है? अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब रूट 10 है वो अपना एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो नहीं। जब मैं अगले ऑप्शन पे चलता हूँ तो रूट का 24 दिया हुआ है विद्यार्थियों। कितना दिया हुआ है? रूट का 24। जब रूट 24 का मैं गुणनखंड करता हूँ तो जैसे अपन एक हो जाएगा 2 रूट 2 और गुणा रूट का 3, 2 रूट 2 यानी 2 गुणा 2 4 रूट मतलब 2 8 रूट 3 कितने? रूट के 24 हो गए। जब इसकी बात करता हूँ तो यहाँ 2 रूट से बाहर है, ये तो परिमेय है, पर परिमेय और पर रूट 2 है वो कैसा है? यानी जैसे ये गुणांक में है, अगर मैं इसको अलग से लिखता तो 2 तो परिमेय है आपका, 2 क्या है बच्चों? परिमेय है। पर रूट 2 है वो कैसा है? अपरिमेय। रूट 2 कैसा है? अपरिमेय। पर नियम ये कहता है कि एक परिमेय संख्या हो और एक हो अपरिमेय। एक संख्या कैसी हो? एक संख्या होती है परिमेय और दूसरी संख्या आपके पास अपरिमेय। जब मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या करता हूँ? गुणा करता हूँ। यानी परिमेय संख्या का मैं गुणा करता हूँ अपरिमेय संख्या से, तो इनका अपने पास जो अंतिम परिणाम आता है वो क्या आता है? जब परिमेय और अपरिमेय, एक परिमेय संख्या है अपने पास और एक है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणा किया जाता है तो अपने पास जो परिणाम निकल के आता है वो आता है अपरिमेय। क्या आता है? अपरिमेय आता है। इसलिए 2 गुणा रूट 2 गुणा रूट 3 अपने पास क्या है? ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है।
किस प्रकार की संख्या है ये? अपरिमेय संख्या। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणाम है वो अपरिमेय ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि √24 है वो आपकी कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। अगले ऑप्शन की बात करता है। अगला ऑप्शन है √35। कितना है? √35। जब मैं √35 की बात करता हूँ तो इसको मैं √5 गुणा √7 भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? √5 गुणा √7 भी लिखा जा सकता है। अब √5 भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब 35 भी अपने पास किस प्रकार की संख्या है? √35 है वह भी एक अपरिमेय संख्या है। जब अगला ऑप्शन है वो है आपका √25। कितना है? √25। √25 को मैं अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि √5 गुणा √5। अब √5 दोनों एक जैसे ही एक समान ही संख्या है तो इसको मैं 5 भी लिख सकता हूँ। अब 5 है वो क्या है आपके पास? परिमेय संख्या। क्यों? 5 को मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ तो इसका मतलब 5 ही हुआ। 5/1 यानी 5। इस संख्या को मैं अंश और हर के रूप में लिख सकता हूँ। इसका मतलब 5 है वो किस प्रकार की संख्या? एक परिमेय संख्या है। तो √25 है वो आपकी किस प्रकार की संख्या हो जाएगी बच्चों? √25 वो एक परिमेय संख्या है। और ये सारी की सारी दूसरी संख्या अपने जितनी भी पढ़ी थी वो सभी संख्या कैसी थी? आपकी अपरिमेय संख्या थी। तो अपन ने इसमें पूछा ये कि निम्न में से कौन सी, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या नहीं है? जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब कौन सी संख्या होगी? वो आपकी परिमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार से अपन ने दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है अपना कि √3 और √5 क्या है? अब दूसरे प्रश्न में अपने चर्चा की कि √2 है, √5 है, ये सारी कैसी संख्याएं होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो अपने पास है √3 और √5 क्या है? यानी √3 और √5 दोनों किस प्रकार की संख्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा पूर्णांक। पूर्णांक है क्या? नहीं, पूर्णांक नहीं है। तो कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल सही, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी नहीं और अगला ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका मतलब है √3 और √5 दोनों किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्याएं है। अगला प्रश्न है कि वास्तविक संख्या होती है, यानी अगला प्रश्न क्या है कि वास्तविक संख्या होती है। जब मैं वास्तविक संख्या की अपन बात करते हैं तो वास्तविक संख्या किससे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का मतलब दोनों ही, कौन दोनों है? कि वास्तविक संख्या किससे कहेंगे? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसको अपन कहते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार से हो सकती है। परिमेय संख्या को भी अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या प्लस क्या होनी चाहिए? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है या जो समूह होता है उस समूह को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। जब मैं परिमेय संख्या की बात करता हूँ तो इसमें पूर्ण संख्या भी हो सकती है, प्राकृत संख्या भी हो सकती है और पूर्णांक है वह भी इसमें हो सकता है। परिमेय प्राकृत संख्या भी हो सकती है, प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्ण संख्या भी हो सकती है और पूर्णांक भी हो सकता है। पूर्णांक तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये सभी कैसे होते हैं? परिमेय होते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, एक परिमेय संख्या नहीं होती है। क्या अपरिमेय संख्या होती? नहीं। परिमेय और अपरिमेय दोनों होती बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर स है वो आपका बिल्कुल सही है। परिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या होती है परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याओं का जो समूह होता है उस समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 5.2371 क्या है? यानी अगला प्रश्न है कि 5.237 और 1 क्या है? जब मैं इसकी बात करता हूँ तो अपन पढ़ते हैं दशमलव प्रसार के बारे में, यानी दशमलव प्रसार बात करते हैं अपन दशमलव प्रसार के बारे में। अब दशमलव प्रसार किसका होता है? परिमेय संख्या का भी होता है और किसका होता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या और कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार की बात करता हूँ तो इसमें दो
इसके दो प्रकार से होता है, एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत, और क्या होता है आवर्ती दशमलव प्रसार, अशांत और आवर्ती। और अपरिमेय का होता है अशांत अनावर्ती, अशांत क्या होता है अनावर्ती। जब ये जो आपको अपने पास संख्या दी हुई है दशमलव प्रसार के रूप वो 5.2371 यानी क्या है शांत, यानी इससे आगे इसकी मतलब जिस भी संख्या में भाग दिया वो भाग पूरा पूरा गया है, इसका मतलब ये शांत है। किस प्रकार का है दशमलव प्रसार, शांत है। और लेकिन है शांत है तो इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय। अगर अशांत और आवर्ती होता तो भी संख्या कौन सी होती, इससे वो संख्या होती उसको वो कौन सी होती, परिमेय होती। अगर अशांत और क्या होता अनावर्ती होता तो इसका मतलब वो संख्या क्या होती, अपरिमेय होती। तो 5.2371 है वो इन संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत। आगे भाग यहाँ पे भाग जिस संख्या का इस पे भाग दिया था वो भाग पूरा पूरा चला गया, शांत हो गई। इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है। किस प्रकार की संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो देखो पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है। परिमेय संख्या यस परिमेय संख्या है। काल्पनिक संख्या क्या, नहीं, और कोई नहीं, ये बात भी गलत। अगला प्रश्न है अपना कि 5, 15 और 20 के अपने को क्या ज्ञात करने हैं, 5, 15 और 20 के एलसीएम भी ज्ञात करने और साथ में अपने को इसमें 5, 15 और 20 के एलएस लसक ज्ञात करने हैं और एक अपन को ज्ञात करने हैं मशक ज्ञात करने। दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक लसक और मशक। सबसे पहले देखते हैं लसक क्या होता है और मशक क्या होता है। जब लसक या इसका पूरा नाम होता है लघुतम समावर्तक, और इसको अपन कह सकते हैं महत्तम समावर्तक। लघुतम समावर्तक होता है ये लसम को अपन लघुतम समावर्तक भी कह सकते हैं और मशब को महत्तम समावर्तक, या इसको एलसीएम और इसको एचसीएफ भी शॉर्टकट में कहा जाता है। जब लसब की बात करते हैं तो लसब है वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है। लसब किसे कहेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या, जैसे अपना बात करेंगे जो दी गई संख्या उस संख्या का उसके अंदर पूरा का पूरा भाग जाएगा। अगर पूरा भाग जाएगा तो वह संख्या दी गई संख्या का लसब होगी, वरना उसकी होगी नहीं। जब अपन मशब की बात करते हैं या एचसीएफ या महत्तम समावर्तक की बात करते हैं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या में पूरा भाग जाता है। यानी लसब है वो छोटी से छोटी संख्या होती है और महत्तम समावर्तक होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या होती है उस संख्या के अंदर उसका पूरा भाग जाता है, और उससे ऐसी कोई भी बड़ी संख्या नहीं होगी जिसका दी गई संख्या पूरा भाग जाता हो। तो अपने पास संख्या है 5, दूसरा 15 और है अपने पास 20। मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो इसका होता है 5 गुणा 1, नहीं 5 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो होता है 5 गुणा 1, और जब 15 का मैं करूँगा तो हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 1। जब मैं 20 का करता हूँ तो होता है 5 गुणा 2
गुणा 2 और गुणा 1। अब अपने को मैं देखता हूँ उभयनिष्ठ की बात करता हूँ। इस गुणन जब मैंने 5 का गुणनखंड किया तो इसमें 5 है, 15 क्या किया तो भी 5 आया और 20 का किया तो भी 5 है। इसका मतलब 5 तीनों के अंदर है, तो 5 आपका ये क्या आ गया, तीनों में उभयनिष्ठ। इसमें और कोई एक ही है, एक के अलावा और कोई नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं, इसका मतलब 3 को अपन लेंगे नहीं क्योंकि उभयनिष्ठ। और इसके मशब की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर होता है वही मशब होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही कॉमन है तीनों में और किसी में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है। इसका मतलब जो आप अपना मशब होगा या महत्व समावर्तक होता है वो कितना होगा, 5 होगा। मशब या शॉर्टकट में SCF होगा वो होगा 5। अगली बात करता हूँ LCM की। जब लसब की बात करते हैं अपन या शॉर्टकट में LCM तो कितना होगा, देखो इसमें 5 है, इसमें 5 है, तीनों में कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी कर लेते तो हो जाएगा 5 गुणा 3। अब इसमें 2 है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो भी 2 को गुणा 2 और गुणा 2, यानी 5 गुणा 3 15 और 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 2 कितने हो गए 60। तो 60 अपने पास क्या आ गए, LCM आ गए। और मशब कितने आ गए 5 और LCM कितने आ गए 60। 15 और 20 के LCM है वो अपने पास 60 है और इसके मशब है वो कितने हैं 5। अब परिभाषा के अनुसार देखिए, मशब की बात करें वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या में उसका पूरा पूरा भाग जाता है। जब दी गई संख्या की बात करते तो दी गई संख्या कौन सी है, 5 है, 15 है और 20 है। अब 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी उस संख्या का इन तीनों के अंदर जो दी गई संख्या इस संख्या के अंदर पूरा पूरा भाग जाता हो। तो देखो 5 से बड़ी अगर मैं 10 ले लूँ तो 10 का भाग 20 में जाएगा, 15 में नहीं जाएगा और 5 के अंदर भी पूरा पूरा जाता नहीं। जैसे 6 लेते, 6 का भाग किसी में पूरा पूरा नहीं, 7 ले ले, तो इसका मतलब ये मशब का मतलब भी यही होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या होती है उस संख्या के अंदर उसका पूरा पूरा भाग जाता है। इससे बड़ी ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका इसमें तीनों का पूरा पूरा भाग जाता हो। अगली बात अपने की थी लसब की। तो लसब का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या का उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। अब 60 से छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता हो, 15 का भी भाग जाता हो और 20 का भी भाग जाता हो। इन 60 से छोटी जैसे मैं 30 ले लूँ तो 30 में 15 का जा रहा, 5 का जा रहा, 20 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लसब है वो अपने पास 60 है और मसब है वो अपने पास कितने आ गए 5 आ गए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास वह कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे पहले बात अपन करते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब अपने को ये मालूम होगा या इसके बारे में जानकारी होगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी, तो इन दोनों का गुणनफल का मतलब जब से छोटी जो अभाज्य संख्या होगी और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी उन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करना है। लेकिन गुणा कब करेंगे, जब इसके बारे में अपने को जानकारी होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो कौन सी है, वो है 4 है। कौन सी है, 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपने पास 2 आ गई और सबसे छोटी भाज्य संख्या आ गई वो 4। ये भी ध्यान रखें, यानी 2 है वो एकमात्र सम है, वो आपकी भाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम संख्या है जो भाज्य संख्या है, और कोई भी सम संख्या है वो भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या। यानी 2 एकमात्र सम संख्या है जो आपकी अभाज्य संख्या है। यानी ऐसी इस 2 के अलावा ऐसी कोई भी आपकी जो अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है फिर भी अभाज्य संख्या, ऐसा नहीं। सिर्फ 2 है वो सम है और सम अभाज्य संख्या एकमात्र कौन सी है, 2 ही है, और कोई भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो कौन सी है, 4। अब पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होता है।
तो गुणनफल का मतलब दोनों को आपस में क्या करना है अपने को, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को आपस में क्या करना है, गुणा। तो 2 गुणा 4 यानी कितने हो गए, 8। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कोई भी 2 परिमेय संख्या लेते और उन 2 परिमेय संख्याओं के मध्य और कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो अपन जानते हैं कि जैसे मैं लेता हूँ 2 और 1 लेता हूँ 3, 2 भी आपकी एक परिमेय संख्या और 3 भी एक परिमेय संख्या है। और अपने को ये निर्धारण करना है कि 2 और 3 के मध्य कितनी और परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 और 3 दोनों परिमेय संख्या, इनके मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत परिमेय संख्या होगी। कितनी होगी, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। वो कैसे होगी, देखो कैसे इसका निर्धारण अपन करेंगे कि 2 एक परिमेय संख्या और 3 भी एक परिमेय, 2 + 3 को जोड़िए और इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितने हो गए, 5/2 यानी कितने हो गए, 2.5। तो इनके मध्य एक परिमेय संख्या कौन सी आ गई, 2.5। अगली अपन ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग देंगे तो इनके मध्य एक और परिमेय संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से अगली ज्ञात करें, इसको जोड़िए, इनके मध्य और आ जाएगी। और ज्ञात करेंगे तो इनको जोड़िए, इनके मध्य भाग दीजिए तो यहाँ पे एक और आएगी। इसी प्रकार से इनके मध्य आती जाएगी, यानी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य। और जब परिमेय संख्या की बात की जाती है तो कोई भी 2 परिमेय संख्या और उसके मध्य अनंत है वो अपरिमेय संख्या हो सकती है। और अगला प्रश्न है कि 6x की घात कितनी है, 4। 6x की घात 4y और दूसरा है कि 12xy। अब हमने को ये ज्ञात करना है कि 6x की घात 4y और 12xy का मशक ज्ञात करना है। और इसके मशक क्या होता है, ये तो जानकारी अपने पिछले वाले प्रश्न के अंदर प्राप्त की थी। जब मैं 6x की घात 4y इसके क्या करूँगा, गुणनखंड करूँगा। 6 का गुणनखंड करो, 2 × 3 × 1 और गुणा x की घात 4 है तो इसका मतलब x गुणा x गुणा x गुणा x। तो x गुणा x गुणा x गुणा x और गुणा y, ये होगी इसकी गुणनखंड। और 12x का गुणनखंड करूँगा तो वो 2 × 3 × 1 गुणा x और गुणा y। तो मशक ज्ञात करना है तो कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो जब इसके अंदर 2 है इसमें 2 है तो ये दोनों कॉमन आ गए, दोनों के अंदर 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, दोनों कॉमन, इसका मतलब 2 कॉमन फैक्टर है। इसमें 3 है इसमें भी एक 3 है तो इसका मतलब ये भी कॉमन आ गया 3। अब इसमें 2 और इसमें नहीं आएगा, इसमें x इसमें भी x है तो ये x आ गया दोनों के अंदर। इसमें x इसमें नहीं, एक ये नहीं आएगा, इसमें x इसमें नहीं आएगा, ये भी इसके अंदर y है और इसके अंदर भी क्या है, y। तो ये आपका क्या आ गया, कॉमन। तो अपने पास जो मशब आएगा या SCF जो आएगा वो कितना आएगा, 2 × 3 × x और गुणा y। कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना होगा, 6x और y। तो कितने आगे जो अपने SCF या अपने पास मशब आए वो कितने आगे, 6xy। अब 6xy वो बड़ी से बड़ी संख्या है, इसका भाग दी गई संख्या में पूरा जाएगा। जब 6xy का भाग 12xy में दूंगा तो 2 आएगा, पूरा जाएगा। और 6x की घात 4y में दूंगा तो भी पूरा जाएगा, जो कितना आ जाएगा, x³ है वो भागफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से कि 6x की घात 4y और 12xy का जो मशब आया या जो मशब है या SCF है वो पास कितना आया, 6xy। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है कि यदि P तथा Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मशब क्या होगा। ये कह रहा है कि 2 अभाज्य, एक संख्या P है और एक है आपके पास Q। अब P और Q दोनों कैसी संख्या है, दोनों आपकी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। अब इन दोनों का मशब कितना होगा, SCF कितना है, ये अपने को निर्धारण करना है। तो मान लेते P को मान लेता हूँ मैं, कोई भी है तो दोनों अभाज्य संख्या है। मान लो P बराबर मान लेता हूँ 7 और Q बराबर मान लेता हूँ 11। अब P है वो एक अभाज्य संख्या है, Q है वो भी आपकी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या।
अब इन दोनों के जब अपन गुणनखंड करते हैं तो हो जाएगा 7 गुणा 1, 7 का, और 9 का नहीं 11 है, इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 11 गुणा 1। अब कॉमन देखते, इसमें 1 है और इनमें भी 1 कॉमन है, इसमें 7 इसमें नहीं, इसमें 11 नहीं, तो इसका मतलब मसब आएगा वो कितना आ गया, 1 आ गया। इन दोनों का कितना आ गया, 1। तो हमेशा दो जो अभाज्य संख्या होती है उन दो अभाज्य संख्याओं का मसब या एचसीएफ होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। कोई भी उठा के लीजिए, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं लेता हूँ 2 भी आपकी अभाज्य संख्या और 3 भी कैसी है, अभाज्य। अब 2 और 3 का भी मसब कितना होगा, 1। इस प्रकार से 5 और 7, 5 भी किस प्रकार की अभाज्य संख्या है और 7 भी कैसी संख्या, अभाज्य। इन दोनों का भी मसब कितना होगा, 1। तो दो अभाज्य संख्याएं होती है, 2 हो या 3 हो या 4, जितनी भी अभाज्य संख्या उनका जो मसब होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 ही होता है। अगला प्रश्न है अपने पास कि 216 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 216 के अपने को क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने और फिर उसको घात के रूप में लिखना है। तो ये 216 है, इसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा। सबसे पहले मैं 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग देने का मतलब इसके कितने करने, आधे करने, तो हो जाएगा 108। फिर इसमें और 2 का भाग दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 10 में 2 का भाग गया 5 बार और 8 में गया 4 बार, 24। फिर 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 5 में दिया गया 2 बार, शेष बचा 1 हो गया 14, 14 में 2 का भाग गया 7 बार, ये हो गया 27। अब 27 में 2 का भाग जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, 2 का भाग उसी संख्या में जाता है जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0। अब भाग, इसका मतलब इसका इकाई अंक है वो 7 है। जब इसका इकाई अंक 7 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं। जब 2 का भाग नहीं जाएगा तो मैं इसमें भाग दूंगा 3 का। अब 3 का भाग किस संख्या में पूरा जाता है, जो दी गई संख्या होती है उस संख्या के अंकों का अपन करते हैं योग। अगर योग करने पर जो योगफल आता है वो अगर 3 का गुणज होता है तो उसके अंदर 3 का भाग पूरा जाएगा, वरना उसमें 3 का भाग जाता नहीं। तो अपने पास संख्या है 27। 27 के 2 अंक, एक 2 है और एक 7 है, इन दोनों का योग किया तो हो गया 9, और 9 जो हमेशा 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब है कि 27 में 3 का भाग जाएगा। कितनी बार गया, 9 बार गया। फिर 9 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया, और 3 में 1 का भाग, 3 में 3 का भाग गया 1 बार। तो इसका मतलब 216 के अपने पास जो गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसको संक्षिप्त के रूप में भी ऐसे 2 की घात 2 कितनी बार गुणा में 3 बार, 2 की घात 3 भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 गुणा 3 भी गुणा में कितनी बार, 3 बार, तो 3 की घात 3, यानी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। जब इसको वापस हल करेंगे तो अपने पास 216 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 216 के अभाज्य गुणनखंड है वो अपने की। अगला प्रश्न है अपना कि 0 से 50 के मध्य कितनी विषम संख्या है, यानी 0 से लेकर के 50 के बीच में कितनी है वो विषम संख्याएं है। 0 से 50 कैसी संख्या पूछ रहा है कि 0 से 50 के बीच कितनी कैसी संख्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या किससे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो 0 और 50 के मध्य विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस प्रकार से कुल मिला के जो संख्या होगी वो आपकी 0 से और 50 के मध्य जो कुल संख्या है वो कितनी होगी, लगभग अपने ऐसे काउंट कर सकते 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, यानी लगभग कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 25। तो 0 से 50 के मध्य जो आपकी विषम संख्या है वो कितनी होगी, 50। विषम संख्या का मतलब क्या है, ऐसी संख्या जिसमें किसका भाग नहीं जाता है, 2 का भाग पूरा नहीं जाता, वो कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। तो 0 से 50 के मध्य कितनी विषम संख्या होगी, 0 से 50 के मध्य जो विषम संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। और अगला प्रश्न है कि वे संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत वह अनावर्ती होता है, यानी कैसा होता है, अशांत होता है और क्या होता है, अनावर्ती, आवर्ती नहीं होता है। अभी अपन ने दशमलव प्रसार की बात की थी कि दशमलव प्रसार की बात की थी, अपन 2 संख्या के बारे में चर्चा की थी। एक की थी परिमेय संख्या के बारे में और एक की थी अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा, एक होता है शांत, कैसा होता है, शांत, और एक होता है अशांत,
और कैसा होता है, आवर्ती होता है। कैसा होता है, आवर्ती। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार वो शांत या अशांत आवर्ती है, कैसा है, अशांत, शांत है या फिर कैसा है, अशांत आवर्ती है, तो इसका मतलब वो कैसी संख्या है, वो आपकी परिमेय है। पर इसमें जो दशमलव प्रसार दिया वो कैसा है, अशांत और अनावर्ती है। किस प्रकार के, अशांत और अनावर्ती है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का हमेशा दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत होता है और क्या होता है, अनावर्ती होता है, जिसकी आवर्ती होती नहीं। इन किसी भी संख्या का कब दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, कब अशांत आवर्ती होगा और कब अशांत अनावर्ती होता है। इसके बारे में चर्चा आपने वो अगले वाली जो वर्कशीट नंबर 2 है उसके अंदर इस प्रकार का प्रश्न है, उसमें विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा की जाएगी। यानी अपन कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो संख्या है इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा या फिर अशांत अनावर्ती होगा। अगला प्रश्न है कि ऐसी संख्या लिखिए जो न तो अभाज्य है और नहीं तो क्या है, भाज्य। यानी अपने को वो संख्या बतानी है न तो वो अभाज्य है और नहीं वो क्या है, भाज्य है। तो इसका मतलब एक, क्या, एक, इस ये एक है, ये तो न अभाज्य है और नहीं क्या होता है, भाज्य होता है। यानी एक ऐसी संख्या है न तो अभाज्य है और नहीं भाज्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि ऐसी संख्या कौन सी है जो न तो अभाज्य है और नहीं भाज्य है, वो संख्या कौन सी है, अभाज्य। मतलब वो संख्या एक है, वो न तो भाज्य होता है और नहीं क्या होता है, अभाज्य होता है। इस प्रकार से अपन ने वर्कशीट नंबर 1 के अंदर 14 प्रश्नों के बारे में चर्चा की और आपसे उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे और एक बार वापस प्रैक्टिस करना, आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसलिए